नमस्कार। आप सभी का आरबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सौर मंडल से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाते। रीट में पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, पटवारी में पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं, सब में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सौर मंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बात करते हैं सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर अपना फर्स्ट है, बात करते हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल का पहला प्रश्न है अपना, देखो क्या है कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु कौन सा है। सौर मंडल के बारे में आप जानते हो, सौर मंडल के अंदर अनेक सारे ग्रह उपस्थित है, अनेक सारे पिंड उपस्थित है, उनसे संबंधित सारे प्रश्न है अपने। तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु, खुद सौर मंडल पूरा बहुत बड़ा, आपको पता है सौर मंडल बहुत बड़ा है। सौर मंडल का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य। सूर्य आप जानते हैं, सूर्य खुद एक तारा है जिसके जो बहुत चमकीला तारा है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर सारी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है सौर मंडल का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है अपना सूर्य। पहले प्रश्न का आंसर है सूर्य। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में जानते हैं, पृथ्वी ग्रह है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बात पृथ्वी की हो रही है। सौर मंडल के अंदर ही सूर्य आता है, सौर मंडल के अंदर ही पृथ्वी आती है। तो सौर मंडल के निकट नहीं, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, पास में है। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा है अपना, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। भाई अब इतनी देर बात हो रही थी पृथ्वी की, पृथ्वी के निकट ग्रह तो अपना शुक्र है, जबकि सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह बुध। इसका मतलब होता है परिक्रमा, सबसे कम परिक्रमा बुध को लगानी पड़ती है। बुध के बाद में अपना शुक्र आता है, शुक्र के बाद में अपना पृथ्वी आता है, पृथ्वी 3 नंबर आता है। तो इसके मतलब हुआ सूर्य के सबसे पास में निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास निकट ग्रह है अपना बुध। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 अपना क्या है, सौर मंडल के किस ग्रह का परिक्रमा काल सबसे कम होता है। मैंने अभी आपको बताया था जो सूर्य के सबसे पास में ग्रह है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। जो पास में होगा उसी का परिक्रमा काल कम होगा, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का क्रम हो गया। तो सबसे कम परिक्रमा काल किसका होता है, बुध ग्रह का। सीधी सी बात, जो सूर्य के जितना नजदीक होगा, जो जितना दूर होगा, वरुण सबसे दूर है, इसका मतलब होगा उसका परिक्रमा काल सबसे बड़ा होगा, सबसे लंबा होगा, उसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 अपना क्या है, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं, वो 7 ग्रह है, 7 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है अपना, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा अपना, बृहस्पति ग्रह है अपना। इसके बाद बात करते हैं कि किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि जो ग्रह बड़ा है उसके अंदर उपग्रह ज्यादा होंगे, या कोई जरूरी नहीं है जो ग्रह छोटा है उसके अंदर उपग्रहों की संख्या ज्यादा होगी। नहीं, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, ना ऐसा है कुछ है अपना। किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो अपना ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह है अपना, शनि। शनि ग्रह है, शनि ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या है। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। भाई ग्रहों की अलग अलग विशेषता है, चमकीला ग्रह की बात करते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये तो कक्षा 7th 8th की बुक में भी आ रखा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। इसके बाद में आगे बात करना है हम कृष्णों की, क्वेश्चन 7 नंबर हो गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो अपना, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या दे रखा है कि सौर ऊर्जा, सब जानते हैं सौर ऊर्जा क्या होती है। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, मतलब सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा अपने पृथ्वी पर पहुंचती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उस ऊर्जा का नाम है सौर्यता। उस ऊर्जा का क्या नाम है, सौर्यता। सूर्य की किरणों के द्वारा जो सौर ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है, उसे बोलते हैं क्या, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सौर्यता। उसका नाम क्या है, सौर्यता। उसका राइट आंसर है सौर्यता।
इसके बाद हम बात करते हैं कि सूर्य ताप को मापने की इकाई कौन सी है, लेंजली। सूर्य ताप को मापने की इकाई क्या कहते हैं, उस इकाई का नाम क्या है, लेंजली। लेंजली, सीधी सी बात है, लेंजली हो गया अपना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन दो ग्रहों के बीच में होता है। सीधी सी बात है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके मध्य पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। परिक्रमा पथ का मतलब हो गया, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जो पृथ्वी के चक्कर लगाने का क्रम है वो किन दो ग्रहों के बीच में, एक साइड में तो उसका ग्रह है शुक्र है पृथ्वी की साइड में, और दूसरी साइड में अपना ग्रह है मंगल। एक साइड में शुक्र हो जाएगा, दूसरी साइड मंगल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में परिक्रमा पथ हो जाएगा अपना किसका, पृथ्वी का। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सबसे पास में आपको बुध है ही। बात करते हैं कि पृथ्वी कहां पर है, पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रह दोनों के बीच में है, मतलब सूर्य से 3 नंबर पर ही आता है। सूर्य से दूरी की बात करते हैं, सबसे पहले वो पास में बुध है, 3 नंबर पर अपना पृथ्वी आता है। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है, मतलब पृथ्वी का कौन सा भाग है, मतलब अक्षांश में पूछा, अक्षांश की बात करते हैं लगभग निम्न, मतलब मध्य बोल सकते हैं, मध्य अक्षांश पर, मध्य अक्षांश पर सूर्य ताप का मान सबसे अधिक होता है। सूर्य ताप हम जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं, जिसे लेंजली से मापते हैं। सूर्य ताप अपने को सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहाँ प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है मध्य अक्षांशों पर। मध्य अक्षांशों पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है, तो वहां पर जहां सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ेगी तो वहीं पर अपने को ये सूर्य ताप प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न नंबर 12 है, क्या दे रखा है, पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूरी पर है। सीधी दूरी पूछी, लगभग कितनी दूरी है, ऐसे कोई मापा गया नहीं है, मापने से कोई पता तो चलती नहीं, लगभग मापी गई, लगभग कितनी दूरी है, तो उसकी दूरी बताई है कि 149 मिलियन किलोमीटर। कितनी बताए, 149 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं, 149 मिलियन किलोमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 149 को 10 लाख से गुणा और करना पड़ेगा, 149 से को 10 से गुणा करके फिर किलोमीटर को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप सीधा से लिख सकते हैं 149 मिलियन किलोमीटर। मैंने आपको बता दिया 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं, तो आपका आंसर है लगभग 149 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 आपने क्या बोला है, तो देखो अब बात करते हैं, उपसौर होता है एक अपसौर होता है, दोनों नाम आ रखे हैं, उपसौर है एक अपसौर है। उपसौर का मतलब होता है कि वह स्थिति जिस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। अपसौर का मतलब होता है कि वह स्थिति जिसमें पृथ्वी सूर्य से दूर स्थित होती है, थोड़ी सी, मतलब दो इसमें कभी कभी दूरियां बढ़ती है कभी घटती है, उनका कारण है उपसौर। उस स्थिति को बोलते हैं नजदीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है उसे बोलते हैं अपना अपसौर। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, सीधी सी मतलब है कि उसका लगभग दूरी का मान अभी हमने बताया था 149 मिलियन किलोमीटर है, 149 मिलियन किलोमीटर है, 149 मिलियन किलोमीटर। मैंने आपको बताया उपसौर स्थिति होती है जिस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के थोड़ी नजदीक होती है, इसका मतलब 149 से तो कम ही होगा, 149 से कम होगा, उसका लगभग आंसर है 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर। ये 13% का आंसर हो जाएगा। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी, 147 मिलियन किलोमीटर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, अपसौर की बात करते हैं। अपसौर का मतलब हो गया वह स्थिति जिसमें पृथ्वी होती है वो सूर्य से थोड़ी सी दूरी पर होती है, जो नॉर्मल सामान्य स्थिति होती है उसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा दूरी हो जाती है, मध्य डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। उस स्थिति में आपको पता है कि 149 की तुलना में बढ़ जाएगा, वहां उस स्थिति में आपकी दूरी हो जाएगी 152 मिलियन किलोमीटर। सीधी सी बात है 152 मिलियन किलोमीटर कितनी हो जाएगी, 152। उपसौर में तो कम हो जाएगा, अपसौर में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें लगभग 20 अपना 2 मिलियन घट रहा है, इसमें 3 मिलियन अपना बढ़ रहा है। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होता है, तो आप लगा सकते हो कि 2 मिलियन घट रहा है तो 20 लाख के किलोमीटर घट रही है, 3 मिलियन बढ़ रही है तो 30 लाख किलोमीटर बढ़ रही है, तो अनुमान लगा सकते हैं दूरी कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी ज्यादा दूरी हो सकती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 अपना क्या बोल रहे हैं, प्रश्न नंबर 15 है अपना सौरमंडल का
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया, उपसौर का मतलब बताया आपको और अपसौर बताया। अब इसमें तारीख बता रखी है किस दिन अपसौर होता है, किस दिन उपसौर होता है, वो स्थिति कौन सी है। तो अपसौर का मतलब मैंने बताया था वह स्थिति उस जिस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से थोड़ी सामान्य दूरी से ज्यादा दूरी पर होती है। अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है, पूरे साल में किस तारीख होती है, तो उसका राइट आंसर है 4 जुलाई को। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होती है, जिसका मान मैंने अभी बताया था 152 मिलियन किलोमीटर। उसका मान मैंने बताया 152 मिलियन किलोमीटर। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित होती है। उसके बाद बात करते हैं उपसौर की स्थिति कब होती है। उसका राइट आंसर है 3 जनवरी। इसका मतलब हो गया 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। उसका दूरी का मान आपको मैंने बता रखा है 147 मिलियन किलोमीटर। और सामान्य दूरी मैंने आपको बताई कितनी है, 149 मिलियन किलोमीटर है। एक सामान्य कितनी बताई मैंने, 149 मिलियन किलोमीटर है। उपसौर की स्थिति में आपकी 3 जनवरी के दिन 147 मिलियन किलोमीटर होती है, और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई के दिन होती है। उस स्थिति में आपकी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। इसके बाद बात करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर है 17 प्रश्न अपना कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। घनत्व के बारे में आप जानते हो, इकाई आयतन में द्रव्यमान के मान को घनत्व बोलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं औसत घनत्व की। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना होता है भाई, 1 से 2 के बीच में होता है, 4 से 5 के बीच में होता है, 7 से 8 के बीच में होता है, 5 से 6 के बीच में होता है। इसका राइट आंसर है कि आपसे पूछे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5 से 6 के मध्य होता है। लगभग 5-6 होता है इनका औसत घनत्व। आपको यदि पूछे कहीं पर भी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है लगभग 5-6। कितना होता है, 5-6। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या बोलता है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। जैसे मनुष्य का मैं अपनी आयु बता देता हूँ, मेरी उम्र लगभग 25-26 साल है, तो वैसे पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। आज से पृथ्वी मतलब जब पृथ्वी का निर्माण है, आज से कितने साल पहले हुआ था, इसकी उम्र है लगभग 4.5 अरब साल। साल हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब साल। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। लगभग ऐसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, अनेक प्रकार यंत्रों द्वारा खोजा गया है कि पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल पहले की है। तो इसका मतलब है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, इसका राइट आंसर है 4.5 अरब वर्ष। कितनी है, 4.5 अरब वर्ष। इसके बाद बात करता है प्रश्न नंबर 19 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसका है, पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन 2 तत्वों से मिलकर होता है। मतलब पृथ्वी का केंद्रीय पिंड, जैसे हमने बात की थी सूर्य की, पृथ्वी का जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर सबसे ज्यादा कौन से 2 तत्व है, तो वहां पर आपको पता है भूमि का खनन करके उन तत्वों को बाहर निकाला भी जाता है। तो ऐसे कौन से 2 तत्व है, तो वहां पर 2 तत्व आपके उपस्थित है, लोहा और निकल। कौन से 2 तत्व है, पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों की नाम है लोहा और निकल। यही प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन तत्वों से है। जहां पर सबसे ज्यादा जो तत्व होंगे उन्हीं से उनका निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर है लोहा और निकल है। और आपको पता है कि भूमि के खनन के द्वारा इन 2 तत्वों को लोहा दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की दैनिक वस्तुओं का काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण के लिए लोहा काम लेता है, तो उनको हम पृथ्वी के खनन द्वारा पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकालते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा यही है लोहा और निकल, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण हुआ है। अब सबसे अपना लास्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसका दूसरा नाम क्या है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ध्यान रखना, ग्रीनविच रेखा। पृथ्वी की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो ये आज के थे अपने सौर मंडल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़कर आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।